नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज एक बड़ा प्रश्न सामने आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, इसमें कोई शक नहीं। धर्मेंद्र प्रधान ने मौलिक आधार पर इस्तीफा दिया या आपके दबाव में इस्तीफा दिया या बाकी लोगों के दबाव में इस्तीफा दिया या मोदी जी के इशारे पर इस्तीफा दिया, ये विषय बहुत रेलिवेंट अब नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हम देश नहीं चलने देंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया इसलिए जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया इसलिए पूरे देश में हंगामा करेंगे। ये सब कुछ भारत में चल रहा था, लेकिन अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो मैं पहले से कह रहा हूं कि ये स्टूडेंट मूवमेंट है ही नहीं, इसकी पूरी एक चौतरफा बड़ा खेल है इसमें। अब इन खेलों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन खेलों में क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई हो सकती है। देखिए, जेनजी बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि आजकल का एक नया टूल डेवलप हो गया है संसार में कि भाई जेनजी आएगा और सब बदल देगा और चुनी हुई सरकारों को हटा देगा, बांग्लादेश में हटा देगा, शेख हसीना को मृत्युदंड दे देगा और ये वो। अमेरिका हम सब जानते हैं कि इस समय भारत से प्रसन्न नहीं है, कभी नहीं रहा। मोदी जी ने थोड़े हाथ बढ़ाए थे तो ये लगा था कि ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि मोदी जी उनके पीछे घूमेंगे। और भारत सरकार हमेशा से कहती आई है कि सर झुका के बात नहीं करेंगे, आंख दिखा के भी बात नहीं करेंगे, आंख मिलाकर बात करेंगे। अगर इक्वलिटी पे बात कर सकते हो तो हमसे बात करिए। अब डोनाल्ड ट्रंप मजबूरी में ये तो कहते आए भाई हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन ये है, लेकिन वो है, और ये जो ट्रेड डील और सब कुछ चल रहा था इन सब पर, या रशियन तेल मत खरीदो, ईरानियन तेल मत खरीदो, या ऐसा मत करो, वैसा मत करो, कुल मिलाकर हमारे खेमे में आ जाओ। और डोनाल्ड ट्रंप वही हाल बना दे जो यूरोप का वो बनाए हुए हैं। यूरोप में मतलब कि ग्रीनलैंड मुझे चाहिए। अब यूरोप में इतनी शक्ति ही नहीं है क्योंकि नाटो का हिस्सा है। इधर हम सब जान ही रहे हैं कि क्वाड के माध्यम से अमेरिका ये चाहता था कि क्वाड में वो प्रधानता हासिल करे और भारत उसके पिछलग्गू हो जाए। ये मोदी जी थे, जब तक लाभ हमको उनसे मिल सकता था तब तक हमने लिया, और जितना हम बढ़ सकते थे अपनी लिमिटेशंस में उतना हम बढ़े। लेकिन हम मातहत नहीं हो सकते। हम सोनिया गांधी नहीं हैं या कांग्रेस की सरकार नहीं है कि आप कहें फाइनेंस मिनिस्टर बदल दो तो हम बदल दें, आप कहें कि विदेश मंत्री बदल दो तो हम बदल दें, आप कहें कि आप झाड़ा देकर अमेरिका में घुसिए तो हम कपड़े उतार कर घुसें। आज दूसरा माहौल है। मोदी जी हैं, उन्होंने अपने देश की शक्ति को समझा और पूरे विश्व को बताया कि भाई हम हैं कौन। अमेरिका अपने खेमे में लेना चाहता था और यहां बैठना चाहता था। उसने कई बार हमसे अफगानिस्तान के मामले में कहा कि हमें बेस दे दीजिए। उसने पाकिस्तान में हमारा ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी इंटरवीन करने का प्रयास किया, लेकिन भारत सरकार है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका और बाकी लोगों को यह लग गया था अमेरिका खेमे को, क्योंकि भारत जो है वो रशियन खेमे से हटने वाला नहीं है और अब वो उनके मातहत तो काम करने वाला बिल्कुल नहीं है। इधर ब्राजील ने कुछ अपनी बात कही कि भारत के साथ, और पूरे विश्व में एक 25 से 30 अवार्ड्स भारत को दे डाले। भारत ने अपनी ट्रीटियां कर ली, भारत ने सेपरेट एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। अमेरिका के इतने सब कुछ टैरिफ गेम के बावजूद भारत ने अपनी प्रोग्रेस नहीं रोकी। ऐसी परिस्थिति में वेनेजुएला में जो किया वो भारत में तो कर नहीं सकते, क्योंकि वेनेजुएला उनके बगल में था कि आप राष्ट्रपति को रातों रात उठा लाए। भारत में ऐसा नहीं कर सकते, और कर भी सकते हैं अगर भारत के जो दुश्मन हैं या भारत के जो आस्तीन के सांप हैं वो उनकी मदद करते हैं तो ऐसा कर भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा आसानी से नहीं लगता। फिर वो दूसरे तरह से दूसरे देशों में उन्होंने वेनेजुएला में जो किया, उसके बाद अर्जेंटीना में उन्होंने क्या किया, वो मतलब कुल मिलाकर फिर उन्होंने कनाडा में क्या किया, आप हमारे खेमे में आ जाइए और फिर हमसे ही बात करिए। ये हो नहीं सकता। तो फिर क्या करें, भारत से उठा तो सकते नहीं। जेनजी उन्होंने बांग्लादेश में करवाया। ये तो मोहम्मद यूनुस ने जाकर उनके पूर्व राष्ट्रपति के मंच पर जाकर कहा। उन्होंने यही काम बाकी देशों में भी कई देशों में करवाया। वो ईरान में यही करवा रहे थे, इराक में उन्होंने यही करवा कर किया था, ईरान में भी यूथ को भड़काकर सामने लाए और फिर उसी बीच में उन्होंने ये कर दिया। क्या भारत को लेकर भी ऐसी कुछ संभावनाएं थी? सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश के हमारा जो मेघालय और नॉर्थ ईस्ट से बॉर्डर लगता है, उस बॉर्डर के पास क्या डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर बिल्कुल बॉर्डर के पास, चूंकि हम सब जानते हैं मिजोरम में कुछ चल रहा है, मणिपुर में कुछ चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में ईसाईयत हावी हो गई थी, अभी धीरे धीरे डाइल्यूट हो रही, लेकिन फिर भी ईसाई बनाम हिंदू चल रहा है।
बांग्लादेशी सैनिकों के साथ सिलहट में एक्सरसाइज करना, एक 11 दिन का एक्सरसाइज चला है, और वहां अमेरिकी सैनिकों का उतरना, फिर अमेरिकी सैनिकों का हमारे यहां पकड़ा जाना, अमेरिका के पूर्व सैनिकों का मिजोरम में पकड़ा जाना, फिर यूक्रेनियन सैनिकों का भारत में पकड़ा जाना, भारत में एटीएम कार्ड के प्रकरण सामने आना, भारत में कई प्रकार की चीजें एक साथ सामने होना, और भारत के 2 बॉर्डर। अब सोचो कि जिस समय बांग्लादेश में यह चल रहा है उसी समय बांग्लादेश का अपना सेना प्रमुख टर्की में है, और टर्की का पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है। मूवमेंट क्या चल रहा है आपको यह पता ही होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में कहते हैं कि आतंकी हमला हो गया, 15-17 लोग मार दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून वो अपने आप को अफगानिस्तान के साथ देखते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुमने जबरदस्ती कब्जा करके रखा है। और उधर बलूचिस्तान में एक बड़े ग्रुप ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। इधर पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में सीधा कत्लेआम हो रहा है, और भारत सरकार ने अपनी सेनाएं वहां सजा कर रखी हैं। आज विदेश मंत्रालय ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है ये हमारा हिस्सा है, हमारी सॉवरेंटी, चाइना उसमें स्टेक होल्डर कैसे हो सकता है। सीपीईसी की बात की जाए या बाकी चीजों की बात की जाए, चाइना वहां क्या कर रहा है, चाइना को उन्होंने मैसेज दिया कि हमारी संप्रभुता हमारी है, हमारी संप्रभुता के बीच में आप मत आइए, आज विदेश मंत्रालय ने कहा। और इससे पहले भारत सरकार, डिफेंस मिनिस्ट्री कह चुकी है बिल्कुल तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान में जो हमारा जम्मू कश्मीर कब्जा करके रखा है उसमें अगर वहां कुछ गलत होता है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस की रिपोर्टें ये आ रही हैं कि उन लोगों को मैदान में जहां पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 30 से ज्यादा लोगों की हत्याएं वहां हो चुकी हैं, और वो उनकी डिमांड पूरी करने में या तो सक्षम नहीं है या नहीं की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में वो वहां चारों ओर से घेर कर उनकी हत्याएं कर दी जाए। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी लोग हैं वो लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं, वो ज्वाइंट अवामी लीग बनाई हुई है, और वो सैनिकों को कह रहे हैं कि सैनिक यहां पर नहीं आने चाहिए, हमारे यहां के ही सैनिक रहने चाहिए, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार ने यह कहा कि भाई हम अगर वहां कुछ गलत करते हैं ये तो हम इंटरवीन करेंगे। इंटरवीन करने का मतलब पाकिस्तान इस समय चूंकि बलूचिस्तान में घिरा हुआ है, पाकिस्तान इस समय अपने ही अंदर इमरान खान की पार्टी से घिरा हुआ है, सिंध में उधम चल ही रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में यह सब कुछ चल ही रहा है, उनके सैनिकों की ट्रेनें जलाई जा रही हैं, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में सब हो ही रहा है। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, और ये तेल का ईरान वाला मामला हो गया तो अमेरिका उनको दूसरे तरह से सहयोग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बात तो ईरान की है लेकिन हकीकत है पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ है। वो मुसलमान के नाम से ईरान के साथ नहीं, पाकिस्तान अमेरिका के साथ। अमेरिका भारत से परेशान है, पाकिस्तान भारत से परेशान है, बांग्लादेश भारत से परेशान है। और मोदी जी जब तक बैठे हैं तब तक बंगाल में चुनाव जीतने के बाद जिस प्रकार से बंगाल में परिवर्तन हुआ, उसके बाद पूरे विश्व की लीडरशिप कि भारतीय डेमोक्रेटिक तरीके से भारत की सरकार को हिलाना मुश्किल हो गया। और भारत अब जो स्पीड भारत की है वो तो हम सब वो भी जानते हैं कि भारत जिस स्पीड से दौड़ता है, अगर भारत को सही से सुदृढ़ कर लिया जाए, उसकी एजुकेशन व्यवस्था सही से कर ली जाए, उसका स्ट्रक्चर सही से कर ली जाए, करप्शन पर काम हो जाए, सिस्टम पर काम हो जाए, तो भारत की स्पीड को रोका नहीं जा सकता। भारत विश्व गुरु था, है और फिर से बनेगा। और भारत सोने की चिड़िया था, लूट कर लुटेरे ले गए, लेकिन भारत फिर बनेगा। भारत में हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं, भारत में एनर्जी पर निर्भरता खत्म हो रही है। अब ऐसी परिस्थिति में पहले उन्होंने छेड़ा गडकरी जी को, क्योंकि वो जेठरोपा पर आ रहे हैं, वो इस पर आ रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरा ये नीट वाला बच्चों का वो था, इसमें पूरा देश कूद पड़ा। पाकिस्तानी हैंडलर इसमें काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से हैंडलिंग करने वाले बहुत सारे ग्रुप यहां पर कर रहे हैं और फंडिंग भी हो रही है। अब आप सोचिए कि ईस्टर्न बॉर्डर पर हमारे अमेरिका घुस गया, अमेरिका के सैनिक बैठे हुए हैं, मतलब हमारे बॉर्डर में नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन वो वहां रैकी कर रहे हैं कि कैसे किया जा सकता है। यह भी संभव है क्योंकि उस बॉर्डर से बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत बड़ी सीमा हमारी खुली हुई है, तो वो अंदर
अंदर एंट्री मार जाएं और विधर्मियों को वो अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। मिजोरम में, मणिपुर में कुछ लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करें ताकि नॉर्थ ईस्ट काटा जा सके और भारत के अंदर दिल्ली में परिवर्तन किया जा सके। ये सारे प्रयास, मैं समझता हूं ये सारे प्रयास भारत को लेकर चल रहे हैं। अब आप सोचकर देखिए कि ऐसी परिस्थिति में जब आप कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दो, हम कुछ नहीं होने देंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा। वांगचुक जो एफसीआरए कानून का ही दोषी है, वो वांगचुक अस्पताल से छूटने के बाद कहता है तो मुझे मारना चाहते हो, और उसकी चाल बदल गई। आप सोचिए, उसको लगता है कि वो एफसीआरए से बच गया। इधर भारत सरकार ने एफसीआरए कानून को और कड़ा करने के लिए भारत में किसी भी प्रकार का फंड नहीं आ सकता, ऐसी पूरी व्यवस्था की हुई है। एफसीआरए कानून को लेकर कांग्रेस को इतना कष्ट हुआ कि केरल में नवनिर्मित सरकार जो कांग्रेस की बनी है उसने रेजोल्यूशन पास कर दिया। आप पार्लियामेंट में आकर, कांग्रेस तो पार्लियामेंट का भी हिस्सा है, पार्लियामेंट में उनके नेता प्रतिपक्ष होते हैं, वो एफसीआरए के कानून में जितनी चाहे उतनी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने केरल से रेजोल्यूशन पास करवाया, और केरल से रेजोल्यूशन पास करवाकर वो ये कहना चाहते हैं कि भाई भारत में एफसीआरए कानून का इतना कड़ा रूप नहीं होना चाहिए, विदेशी फंडिंग जारी रहनी चाहिए, भारत में डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंटों का भरपूर भरण पोषण होना चाहिए, और भारत में तमाम तरह की जो फंडिंग होती है वो फंडिंग बरकरार रखनी चाहिए, भारत में कन्वर्जन बरकरार रहना चाहिए, भारत में ईसाई स्थान बनाने की समस्या जो बन गई है उसको कंटिन्यू रहना चाहिए, भारत में इवेंजिकल चर्चेस के ऊपर सरकार क्यों ध्यान दे रही है, भारत में वक्फ बोर्ड को सरकार क्यों रेगुलेशन में ला रही है, भारत में मुसलमानों को भारत से बाहर क्यों निकाल रही है, जो इन्फिल्ट्रेट करके आए। ये बहुत सारी समस्याएं एक साथ इकट्ठी हो गई हैं जिनको कैसे सॉल्व किया जाए। सब एक तरीका है, मोदी जी को पद से हटा दीजिए। सिर्फ एक तरीका है, भाजपा की जो केंद्र की सरकार है उसको जिंजी करवा दीजिए। इसीलिए ये सब यहां इकट्ठे होकर बच्चों को सामने रखकर वो पार्लियामेंट की तरफ गए, पार्लियामेंट पर हमला करेंगे। वो प्रधानमंत्री हाउस की तरफ गए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमला करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर हाउस से बिल्कुल लगा हुआ एयरफोर्स स्टेशन, बिल्कुल लगा हुआ एयरफोर्स स्टेशन जहां से अभी अभी केंद्र सरकार ने मस्जिद कैंप खत्म किया है, वहां बिल्कुल लगा हुआ जहां पर यह जिम खाना है, जिम खाना अभी खत्म कर रहे हैं। आप सोचिए कि इन सभी समस्याओं का एक निदान मोदी हटाओ और देश में विरोधी बिठाओ। ये जो पाकिस्तान में हो रहा है और भारत सरकार कह रही है कि हम पीओजेके में घुसने के लिए तैयार हैं, वहां सेना को अलर्ट कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, चाहे वो कोई भी हिस्सा हो, मीरपुर का, मुजफ्फराबाद का, कोटली का, या फिर गिलगिट बाल्टिस्तान का किसी भी हिस्से में अगर पाकिस्तान एट्रोसिटी बढ़ाता है तो ऐसी परिस्थिति में भारत वहां एंट्री करेगा और एंट्री करके वो हिस्सा अपना लेगा। भारत सबको बता चुका है, पूरे वर्ल्ड को बता चुका है, ये भाई मेरा हिस्सा है और ये हिस्से में कोई गलत नहीं हो सकता। ये बात जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी बताई थी, जब हमने एयर स्ट्राइक की थी तब भी बताई थी, और ऑपरेशन सिंदूर में तो सही से हमने दिखाया और पूरे विश्व को अपनी शक्ति दिखाई। ये विश्व को जो शक्ति दिखाई उससे अमेरिका और बाकी देशों के भी पैर इसलिए हिले क्योंकि हमारे हथियारों की मार्केट बढ़ गई। हम हथियारों के मामले में 1000% से ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले देश हैं। हम हथियारों को लेकर अब आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम एनर्जी को लेकर आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अब एनर्जी और हथियारों को लेकर अगर भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा तो भारत की कमाई अमेरिका कैसे जाएगी, भारत की कमाई दूसरे देशों को कैसे मिलेगी? और भारत की कमाई, सब पॉपुलेशन भारत के पास है, पोटेंशियल भारत के पास है, कमाता भी सबसे ज्यादा भारत है, लेकिन भारत का ड्रेनेज भारत को पनपने नहीं देता। भारत से धन लगातार बाहर जाता है और उसका कारण है कि पुरानी सरकारों ने खरीदने पर ज्यादा विश्वास रखा, बनाने पर कम। खरीदने पर विश्वास इसलिए रखा क्योंकि खरीदने पर जो कमीशन मिलता है, जो घोटाला होता है, चाहे वो बोफोर्स घोटाले के नाम से हो, चाहे वो अगस्ता घोटाले के नाम से हो, या किसी और घोटाले के नाम से हो, जो उनको मिलता है वो विदेशों में ही सेटल हो जाता है, उस पर कोई जांच नहीं होती। और भारत में जब भारत सरकार अपने व्यापारियों को बढ़ाती है तो यहां सवाल खड़े किए जाते हैं कि अडानी को बढ़ा रहे हैं, अंबानी को बढ़ा रहे हैं। अडानी ने फलाना एयरपोर्ट खरीद लिया, अगर अडानी ने किसी विदेशी स्टेक होल्डर से 27% शेयर्स खरीद लिए और उसमें मेजोरिटी पर आ गया तो क्या बुराई है? किसी विदेशी स्टेक होल्डर को बाहर किया ना अडानी ने, किसी विदेशी स्टेक होल्डर को बाहर किया ना अंबानी ने।
अमेजन अपनी रिटेल मार्केट यहां भारत में खोलना चाहता था बिग बाजार के माध्यम से, उसको अंबानी ने रोका। आप सोचिए कि भारत में राष्ट्र का काम करने वाले जितने लोग हैं, भारत में जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, भारत में जो रिसर्चें सामने आ रही हैं, भारत में कोर्ट का स्वभाव चेंज हो रहा है, कोर्ट का अपना प्रभाव सामने दिख रहा है कि वो किस प्रकार से चीजों को राष्ट्रवादी स्थिति में लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में अब भारत में उनके लिए कोई स्कोप इस स्ट्रक्चर में नहीं बचता। इसलिए वो जब जेंजी करने की कोशिश करते हैं तो नीट की परीक्षा के नाम से सामने आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं, और जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, आप सोचिए दे दिया इस्तीफा, आप इस्तीफा ही मांग रहे थे, दे दिया, एनटीए में स्ट्रक्चरल चेंज कर दिया, एश्योर्ड भी कर दिया कि भाई कुछ नहीं होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिया, जल्दी डिसाइड करेंगे, लेजिस्लेशन भी बना दिया, भाई पार्लियामेंट में कानून बनाएंगे, रेगुलेशन भी करेंगे, सब कुछ कर दिया। अब इसके बाद वो कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान को क्या जेल भी भेजेंगे? अभी आप मुझे बताइए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी तक चाहिए था, मोरल ग्राउंड पर चाहिए था, अब लीगल ग्राउंड कहां से मिलेगा? इसके पीछे कोई लीगल ग्राउंड भी है? लीगल ग्राउंड से मतलब है इसके पीछे कोई लीगल चीज भी आपने पढ़ ली है, क्राइम किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझ में आती है कि भाई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कर दीजिए, लेकिन उसमें तो एनटीए ही भागीदार था। अभी यूपीएससी में कोई घोटाला होता है तो कौन करेगा? पीएससी में घोटाले होते हैं तो कौन करेगा? क्या पीएससी का घोटाला जब अनिल यादव के टाइम पर हुआ था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव के शिक्षा मंत्री ने, या अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था। अभी इसी प्रकार का पेपर लीक पंजाब में हुआ, फार्मेसी का, क्या पंजाब में इस्तीफा मांगा गया? इसी प्रकार के पेपर लीक अभी केरला में और उधर तमिलनाडु में हो रहे हैं, उन पर किसी ने इस्तीफा इसी प्रोटेस्ट के दौरान हो रहे हैं, उस पर इस्तीफा नहीं मांगा, क्योंकि वहां परिवर्तन नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भगवंत मान सूट करता है, क्योंकि उनको वो केरला वाला सूट करता है, उनको सूट करता है तमिलनाडु, उनको नहीं सूट करता तो भगवाधारी मोदी नहीं सूट करता, उनको नहीं सूट करता तो 24 घंटे काम पर लगी हुई पिछले 12 साल से सरकार नहीं करती, उनको सूट नहीं करता तो विदेशियों को भारत में लगभग मार्जिन पर ले आने वाली सरकार नहीं करती। उनको अगर नहीं लगता, उनको नहीं सूट करता, तो यह नहीं सूट करता कि वो भारत में अपना जो एफसीआरए वगैरह का पैसा आता है उससे मौज कर सके और भारत को कमजोर कर सके। अब उनको लगता है कि जब हम कुछ आगे कर ही नहीं पाएंगे तो यही कर लेते हैं, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बावजूद अब वो अपडेटेड मांगे मांग रहे हैं। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये नहीं हो जाएगा, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो नहीं हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली में बाहर का अगर कोई व्यक्ति होता तो वो कहां रुकता है? भाई अगर मैं जेंजी ये मानता हूं पूरे देश का जेंजी यहां पर इकट्ठा है, तो ये रात में कहां जाता है? इसको तो वहीं रहना चाहिए था। ये रात में किसके घर लेटने जाता है? ये रात में कहां जाता है? मैं आपको बताता हूं, ये पूरा सिस्टम जो है वो नमाजी ग्रुप का है। नमाजी ग्रुप नमाज पढ़कर, अजान होती है, नमाज होती है, नमाज के बाद फिर एक आवाहन होता है, तकरीर होती है, और वो यहां आते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, वीडियो बनाते हैं और देश को वायरल करते हैं। रात में भी कुछ ऐसा ही होता है। 100 लोग इकट्ठे हुए, नारे लगाते हुए गिरे, बोले हाँ भाई हो रहा है, और उसका फोटोशॉप और बाकी चीजों से बड़ा बड़ा उसका सिस्टम बनाया गया, और वो सिस्टम बनाकर पाकिस्तानी हैंडलरों से पूरे विश्व में दौड़ाया गया। एसएफआई, आप सोचो लंदन में एसएफआई प्रदर्शन कर रही, केजरीवाल के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं विदेशों में। आप सोचकर देखिए कि ये जो स्टूडेंट विंग है कांग्रेस की, ये विदेशों में प्रदर्शन कर रही है, वहां बता रही है कि भाई बहुत गड़बड़ है भारत में सरकार बदलनी चाहिए, डेमोक्रेसी से नहीं बदलनी चाहिए, हथियारों से बदलनी चाहिए। और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में अगर भारत घुस जाएगा तो उनके मंसूबे तो पूरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 370 पहले ही खत्म कर चुका है भारत, राम मंदिर पहले ही बनवा चुका है भारत अपनी जमीनों को लेकर संजीदा है, पर्वतमाला श्रृंखला में काम कर रहा है भारत हमारे चारों ओर सिक्योरिटी बढ़ा रहा है। भारत अपने लोगों को तैयार करके अब थ्रू सेना, देश में हर व्यक्ति सेना से आएगा, सेना में उसको 4 साल काम करना ही पड़ेगा, और हर एग्जाम की क्वालिफिकेशन वो करना चाहता है अग्निवीर। अगर ये सब कुछ भारत सरकार सही से कर लेती है तो वो तो भविष्य का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा, और केवल
उनका नहीं, केवल देश के विरोधियों का नहीं, पाकिस्तान का सपना डूब जाएगा, बांग्लादेश का सपना डूब जाएगा, अमेरिका का सपना डूब जाएगा, पश्चिमी देशों के सपने डूब जाएंगे। भारत के अंदर ईसाई स्थान बनाने के लिए सोचने वालों के सपने ढूंढ जाए खत्म हो जाएंगे। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए जो लोग यहां रुके थे पाकिस्तान के बाद भी, उनके सपने खत्म हो जाएंगे। भारत में कम्युनिस्टों के सपने खत्म हो जाएंगे। अर्बन नक्सल्स के सपने खत्म हो रहे हैं क्योंकि नक्सल फ्री देश को घोषित कर दिया गया है। आप सोचिए कि दीपके क्यों यहां से हटेगा। आप सोचिए क्यों ना वो अपडेटेड मांग करे, क्योंकि उसको हुड़दंग करना है। और उसके साथ जो लोग हैं उनकी कोई डिमांड नहीं, उनकी एक डिमांड है, भाजपा को कैसे खत्म करना, भारत में मोदी जी को कैसे गिराना और कैसे भारतीय सिस्टम पर कब्जा करना। ये एक ही डिमांड है और उस डिमांड के लिए सारा चल रहा है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बावजूद उन्होंने अपडेटेड मांगे रख दी हैं। हालांकि कल भारत सरकार ने कहा था हम विचार करेंगे, और मोदी जी उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हर स्तर पर सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। परंतु यदि आप नहीं मानेंगे तो क्या होगा, पार्लियामेंट पर हमला जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आप दिल्ली को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। मैं समझता हूं कि पहले चाइना इस तरह के काम कर चुका है। जब उनके यहां स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुए, दोबारा कभी स्टूडेंट मूवमेंट ही नहीं हुआ। भारत में ये स्टूडेंट मूवमेंट नहीं है, ये नाबालिग विधर्मी मूवमेंट है, जिसको नाबालिगों को सामने रखकर ये सब कुछ होता है। पत्थरबाजी पहले भी नाबालिगों को। आज आप सोचो, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर पत्थर फेंके गए, बहुत तेजी से हमले हुए और यह उकसाया गया कि पुलिस किसी तरह से वहां एक्शन ले ले, पुलिस वहां लाठी चला दे, पुलिस वहां गोली चला दे। अगर पुलिस या प्रशासन वहां कुछ भी कर देगा तो मूवमेंट फिर से शुरू, तो ग्राउंड मिलेगा, भाई तुमने छात्र मार दिए। आप सोचिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बावजूद भी पत्थर कौन मार रहा था। ये जम्मू और कश्मीर में जैसे पत्थर चलता था पुलिस के ऊपर, वैसे ही प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पत्थर यहां जंतर मंतर पर पढ़ने वाले 16-17 साल के छात्र मार रहे थे क्या? नहीं, वो इसको बिगाड़ना चाहते हैं कि किसी तरह से ये और बिगड़े और हम वो जो पीछे से कहीं चाबी टाइट हो रही है, पीछे से कहीं से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से जो हो रहा है, अमेरिकी सैनिक यहां पर घुस रहे हैं, भारत देश में अंदर बहुत कुछ हो रहा है, उन सब को कैसे मैनेज किया जाए। आपका क्या विचार है? आप मेरी बात से सहमत हैं तो जरूर चाहे हां लिखिए, चाहे ये लिखिए मैं सहमत हूं, चाहे आपके पास कोई कमेंट है तो लिखिए। आप नहीं सहमत हैं तो लिखिए मैं नहीं सहमत हूं, आप नहीं सहमत तो लिखिए मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। भारत, आप लिखिए कि मैं भारत की तरक्की नहीं देखना चाहता, मैं भारत में इस्लामिक देश देखना चाहता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है, आपको लगता है ईसाईस्तान देखना चाहते हैं तो लिखिए। आपको लगता है कि भारत सरकार काम नहीं कर रही है तो लिखिए। आप बोलेंगे, आप लिखेंगे तो आप भी जिंजी हैं, आप देश के नागरिक हैं, आपको लिखना बोलना चाहिए, जिससे सरकार का हौसला बढ़ता है। अगर आप नहीं लिखते, आप नहीं बोलते तो यह माना जाता है कि सब शांत हैं, तो वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस पर एक बहस नहीं छेड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।